हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने द आउटसाइडर नाम की एक हॉरर क्राइम सीरीज देखी जो कि इसी साल रिलीज हुई है। इस सीरीज को काफ़ी लोगों ने मिलकर डायरेक्ट किया है और उनके नाम है जेसन बेटमैन, एंड्रू बर्नस्टीन, इगोर मार्टिनोविच, कैरीन कुसामा, डायना रीड, जेडी डिलार्ड एंड शॉर्ले ब्रैंडस्टॉर्म। असल में यह सीरीज 2018 में स्टीफन किंग के द्वारा लिखे गए हॉरर नॉवेल द आउटसाइडर के ऊपर बेस्ड है और इस शो को रिचर्ड प्राइस ने क्रिएट किया है। द आउटसाइडर को IMDb पे मिले हैं 7.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 82% फ्रेश और इस शो की मेटाक्रिटिक स्कोर है 69 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर द आउटसाइडर शो की स्टोरी को ब्रीफली जानते हुए इस सीरीज से रिलेटेड कुछ थियरीज को भी डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपको बता दूं कि इस मंथ मेरे चैनल पे घोस्ट सीरीज के साथ एक कोलैब वीडियो आने वाली है जिसका आप सब ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था। तो अगर आप उस कोलैब वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों, द आउटसाइडर सीरीज की कहानी चेरोकी सिटी जॉर्जिया में शुरू होती है जहां पुलिस को फ्रैंकी पीटरसन नामक लड़के की लाश मिलती है और फ्रैंकी की लाश पे खूनी का सलाइवा और उसके टीथ के मार्क्स भी होते हैं। इस केस को राल्फ एंडरसन नाम का एक पुलिस डिटेक्टिव हैंडल करता है और वो टेरी मेटलैंड नाम के एक आदमी पे फ्रैंकी के मर्डर चार्जेस लगाकर उसे पब्लिकली अरेस्ट करवाता है। अरेस्ट हुआ बंदा टेरी एक इंग्लिश टीचर होने के साथ साथ एक बेसबॉल कोच भी था और राल्फ को टेरी के खिलाफ कई सारे एविडेंस मिले थे, लाइक सिक्योरिटी कैमरा फुटेज, कुछ विटनेसेस जिन्होंने टेरी को फ्रैंकी के साथ देखा था और एक छोटी बच्चे की टेस्टिमनी जिसने टेरी के मुंह को खून से लथपथ देखा था। अरेस्ट होने के बाद टेरी खुद को बार बार इनोसेंट बताता है और दूसरी तरफ टेरी की वाइफ ग्लोरी अपने फैमिली लॉयर हार्वर्ड सैलोमन को कॉल करती है। हार्वर्ड एलेक पेली नाम के एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करते हैं और एलेक टेरी के फेवर में एविडेंस कलेक्ट कर लाता है जिसके अनुसार टेरी फ्रैंकी के मर्डर के टाइम आउट ऑफ टाउन इंग्लिश कॉन्फ्रेंस में था। इतना ही नहीं, एलेक को एक न्यूज़ फुटेज में मिलता है जो कि ये प्रूव कर देता है कि टेरी उस दिन कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेजेंट था और ये कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस सबको कंफ्यूज कर देते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंकी की फैमिली भी धीरे धीरे टूट जाती है जिसमें पहले तो फ्रैंकी की माँ को एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है जो कि एस्केलेट होकर हार्ट अटैक बन जाता है। मीनवाइल हम व्यूअर्स एक हुडेड आदमी को देखते हैं जो कि टेरी के घर के आसपास नजर आता है और बाद में ग्लोरी को उसकी छोटी बेटी जेसा बताती है कि उनके घर में कोई आदमी आया था और वो जेसा को बुरी बातें बता रहा था, लेकिन ग्लोरी जेसा की बातों को इग्नोर कर देती है और वो ये समझती है कि शायद जेसा को नाइटमेयर्स आ रहे हैं। खैर, ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस को देखने के बाद राल्फ जेल में टेरी के पास जाता है और उनके कॉन्वर्सेशन से राल्फ को अपने डिसीजन पर डाउट होने लगता है। दूसरी तरफ फ्रैंकी की माँ अपने हार्ट अटैक को सरवाइव नहीं कर पाती और वो हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है। जब पुलिस टेरी को कोर्ट हाउस में लेकर जाते हैं तो एक मास्क पहना लड़का टेरी पर गोली चलाने लगता है जिसमें कई सारे पुलिस ऑफिसर्स घायल होते हैं और टेरी को भी काफ़ी गहरे वुंड्स आते हैं, लेकिन राल्फ इस लड़के को शूट करके मार देता है और मास्क खोलने पर यह रिवील होता है कि ये लड़का फ्रैंकी का बड़ा भाई ओली था। टेरी अपनी आखिरी सांसें लेते हुए राल्फ से ये कहता है कि उसने फ्रैंकी को नहीं मारा है और फिर टेरी की मौत हो जाती है। इसी कमोशन के बीच हम व्यूअर्स उसी हुडेड आदमी को देख पाते हैं जो कि पहले टेरी के घर के आसपास नजर आया था। खैर, इन सब के बाद पीटरसन फैमिली का इकलौता अलाइव मेंबर यानी फ्रैंकी के पिता फ्रेड खुद को फांसी देकर सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं पर वो कोमा में चले जाते हैं। अब ओली को शूट करने के बाद राल्फ को टेम्पररी लीव के लिए भेजा जाता है क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स के बाद PTSD के सिम्टम्स काफ़ी कॉमन होते हैं। राल्फ के एब्सेंस में जैक हॉस्किंस नाम का एक पुलिस डिटेक्टिव इस केस को ज्वाइन करता है और दूसरी तरफ राल्फ लीव पर भी इस केस को छोड़ नहीं पा रहा था। राल्फ उस वैन को इन्वेस्टिगेट करने लगता है जिसे किलर ने यूज़ किया था और उसे पता चलता है कि ये वैन कुछ दिन पहले उसी जगह देखा गया था जहां टेरी की फैमिली एक वेकेशन के लिए गए थे, दैट इज़ इन डेटन ओहियो।
राल्फ ग्लोरी से इस ट्रिप के बारे में सवाल करने लगता है, पर ग्लोरी से उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन ग्लोरी की बेटी माया राल्फ को बताती है कि उस ट्रिप में टेरी के रिस्ट पर एक कट हुआ था, जो कि एक मेल नर्स के साथ टकराने के कारण हुआ था। असल में टेरी अपने पिता से मिलने एक नर्सिंग होम गया था व्हेन ही वाज इन डेटॉन, और वहां एक नर्स से टकराने पर उसे ये कट मिला था। खैर, इसी बीच एक लड़के को एक बार्न में कुछ कपड़े मिलते हैं जो कि टेरी के कपड़ों से मैच करते हैं, और इन कपड़ों में एक अजीब सब्सटेंस लगा हुआ था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये कपड़े उस फुटेज से मेल खाते हैं जो कि पुलिस को मिला था, और जिसके दम पे राल्फ ने टेरी को अरेस्ट भी किया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि टेरी तो उस वक्त कॉन्फ्रेंस में था, सो ये कौन है जो कि टेरी जैसा दिख रहा था? इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। एनीवेज, जैक को इस बार्न में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाता है, पर जैक वहां लेट और ड्रंक पहुंचता है। यहाँ जैक को एक इनविजिबल एंटिटी अटैक कर देती है, जिसके बाद जैक के नेक पर अजीब वुंड्स डेवलप होने लगते हैं। इस इंसिडेंट के बाद जैक का बिहेवियर दिन प्रतिदिन और अजीब होने लगता है, जिससे जैक परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ राल्फ हॉवर्ड और एलेक के पास जाता है, और वो उनके साथ किलर के वैन और टेरी के डेटॉन के ट्रिप के बारे में डिस्कस करता है। उनके डिस्कशन के बाद वो हॉली गिबनी नाम के एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कांटेक्ट करता है, जो कि टेरी के डेटॉन ट्रिप को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। जब हॉली टेरी के पिता से नर्सिंग होम में बात करने जाती है, तो वहां उसे पता चलता है कि उस नर्सिंग होम में काम करने वाला एक मेल नर्स को 2 बच्चियों के मर्डर के चार्जेस में अरेस्ट किया गया था, और ये उसी टाइम हुआ था जब टेरी डेटॉन आया था। मीनवाइल हम व्यूअर्स इस नर्स को जेल में देख पाते हैं, जो कि सुसाइड कर लेता है, क्योंकि जेल के बाकी इनमेट्स उसे मारना चाहते थे, एज दे हेटेड हिम फॉर बीइंग ए चाइल्ड किलर। दूसरी तरफ जैसा ग्लोरी को कन्विंस कर लेती है कि उसे राल्फ को कुछ मैसेज देना है, जिसके बाद राल्फ उनके घर आता है। पहले तो ग्लोरी राल्फ को जेसा से बात करने के लिए अलाउ नहीं करती, पर फिर राल्फ की वाइफ जेनी ग्लोरी को कन्विंस कर लेती है ताकि वो जेसा के एपरेंट नाइटमेयर्स को एंड करने में ग्लोरी की मदद कर सके। जेसा फिर जेनी को बताती है कि वो एक आदमी को उनके घर में बार बार देखती है, जो कि हर बार अलग दिखता है। जैसे कि पहले तो वो टेरी जैसा दिखता था, पर फिर बाद में उसका चेहरा धुंधला दिखाई देने लगता है। जैसे राल्फ को ये भी बताती है कि इस आदमी ने कहा है कि अगर राल्फ इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोकेगा तो उसके लिए बहुत बुरा होगा, और राल्फ को इस आदमी से डरना चाहिए। मीनवाइल हॉली अपने इन्वेस्टिगेशन में एक पैटर्न को नोटिस करती है, जिसके अनुसार डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट सिटीज में चाइल्ड मर्डर्स में अक्यूज्ड हैं, और इनके अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस हैं, जैसे कि टेरी के साथ हुआ था। यानी कि कुछ एविडेंस ये प्रूव करते हैं कि इन लोगों ने मर्डर्स किया है, तो कुछ एविडेंस ये बताते हैं कि उस टाइम वो इंसान एक दूसरे जगह में प्रेजेंट था। इतना ही नहीं, मर्डर्ड विक्टिम्स और एक्यूज्ड की फैमिलीज में भी एक पैटर्न मिलता है, जिसके अनुसार ये फैमिली मेंबर्स आइदर सुसाइड कर लेते हैं, या फिर मर्डर्ड विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स एक्यूज्ड के फैमिली को रिवेंज के तौर पे मार डालते हैं। हॉली इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि किलर कोई सुपरनैचुरल एंटिटी है, जो कि पहले तो किसी को स्क्रैच करता है, जिसके बाद वो उस इंसान का हुलिया कॉपी कर लेता है, इंक्लूडिंग देयर डीएनए, और फिर ये एंटिटी उस स्क्रैच किए गए इंसान का हमशक्ल बन के उसके शहर में जाता है टू किल चिल्ड्रन। इस किलर ने हाल में ही टेरी का रूप लिया था। टेरी के पहले वो मेल नर्स था जिसका नाम हीथ था, और हीथ से पहले किलर ने मारिया को न्यूयॉर्क में फ्रेम किया था। इसी बीच हॉली को एक औरत मिलती है, जो कि हॉली को एल कुको के बारे में बताती है, और हॉली को लगने लगता है कि किलर एक एल कुको है। अब एल कुको के कई नाम हैं, जैसे बूगी मैन या कुको, और ये एक मिथिकल कैरेक्टर है। इस मिथ के हिसाब से एल कुको अपने विक्टिम्स और उनके फैमिलीज के पेन और सफरिंग को कंज्यूम करता है। खैर, वहाँ चेरोकी सिटी में जैक का बिहेवियर अजीब हो जाता है, और ऐसा लगता है मानो वो एंटिटी जैक को उसके नेक पर बने वुंड्स की मदद से कंट्रोल कर रहा है। जैक ढेर सारा फर्नीचर और एक डेड डियर को लाकर जंगल में छोड़ देता है फॉर द एंटिटी, और राल्फ अपने इन्वेस्टिगेशन में एक वीडियो टेप को देखता है जिसमें किलर यानी टेरी का हमशक्ल क्लॉड नाम के एक आदमी को स्क्रैच कर रहा है। उसी बीच एक बच्चा राल्फ को आकर मिलता है, जिसने किलर के यूज किए गए वैन को कुछ दिन पहले चोरी करके डेटॉन में छोड़ दिया था, और वहां उस बच्चे ने एक अजीब आदमी को देखा था हु टुक द वैन फ्रॉम डेटॉन। ये बच्चा उस आदमी की एक ड्राइंग बनाता है, जो कि ठीक उसी हुडेड आदमी जैसी दिख रही थी जिसे हमने चेरोकी सिटी में बार बार देखा है। खैर, एक रात यही हुडेड आदमी जीनी के पास उसके घर पहुंचता है, और वो जीनी से कहता है कि अगर राल्फ उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकेगा तो जीनी और राल्फ दोनों मारे जाएंगे।
अगली सुबह जब जीनी राल्फ से इस हुडेड आदमी के बारे में बताती है तो राल्फ कहता है कि ये सिर्फ जीनी के नाइटमेयर्स हैं। पर जब जीनी राल्फ को उस हुडेड आदमी की ड्राइंग बनाकर दिखाती है तो राल्फ शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये ड्राइंग उस बच्चे की ड्राइंग से हूबहू मैच करती है जिसने चुराए वैन को डेटॉन में छोड़ा था। खैर, इसी बीच हॉली उस शेप शिफ्टिंग किलर के बारे में थियराइज करती है और वो हीथ और उन दोनों मर्डर्ड बच्चियों के ग्रेव्स के पास जाती है। इन दोनों साइट्स में ही हॉली देखती है कि कई सारे पुराने बिल्डिंग्स इत्यादि बने हुए हैं। दरअसल हॉली का मानना था कि ये शेप शिफ्टिंग एंटिटी एल कुको की तरह अपने विक्टिम्स के और उनके फैमिलीज के सफरिंग पे फीड करता है। इसीलिए हॉली थियराइजेस कि वो एंटिटी ग्रेव्स के पास बने इन पुराने बिल्डिंग्स में रहता होगा, ताकि जब मरे हुए लोगों के फैमिली मेंबर्स उन्हें मोर्न करने ग्रेवयार्ड में आएंगे तो ये एंटिटी उनके पेन को फीड कर पाएगा। हॉली को हीथ के ग्रेव के पास एक आदमी मिलता है जो कि हीथ का कजिन था, और यह आदमी बाद में सुसाइड बाय कॉप के थ्रू मारा जाता है। अब यहाँ जिन्हें सुसाइड बाय कॉप का मतलब नहीं पता, उन्हें मैं बता दूं कि एक आदमी जब जानबूझकर कोई ऐसा काम करता है जिससे पब्लिक को थ्रेट पहुंच सके और उस थ्रेट को रोकने के लिए पुलिस उस आदमी को मार गिराएगी, तो इस पूरे प्रक्रिया को सुसाइड बाय कॉप कहते हैं। इस आदमी के डेथ के बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसके नेक पर ठीक वैसे ही वुंड्स बने हुए थे जैसा कि हमने जैक के नेक पर देखा था, एंड दिस मीन्स कि ये एंटिटी इस आदमी को भी एक टाइम पे कंट्रोल कर रहा था। खैर, होली अपने थियरी को प्रूव करने के लिए राल्फ को फोन करके टेरी के ग्रेव के पास के पिक्चर्स क्लिक करके भेजने बोलती है, और जब राल्फ टेरी के ग्रेव के पास जाता है तो राल्फ का कोवर्कर यूनिस पॉइंट करता है कि ग्रेवयार्ड के पास एक बान है, और दोस्तों ये वही बान है जहां कुछ दिन पहले पुलिस को किलर की यानी टेरी के हमशक्ल के कपड़े मिले थे। ये जानने के बाद हॉली को अपने थियरी पे विश्वास होने लगता है और वो शेरोके सिटी ड्राइव करके राल्फ, हावर्ड और एलेक्स से मिलने के लिए निकलती है। डेटॉन से जाने से पहले होली एंडी नाम के एक सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ डेट पर जाती है जो कि कभी एक पुलिस डिटेक्टिव हुआ करता था। जब होली डेटॉन से चली जाती है तो एंडी को होली के होटल रूम में होली के नोट्स मिलते हैं और एंडी खुद इस केस को रिसर्च करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हॉली जिस बस में शेरियोके सिटी जा रही होती है उस बस में वो कुछ डिस्टर्बिंग विजन्स देखती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो सुपरनैचुरल एंटिटी लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट करने की क्षमता रखता है। मीनवाइल वो एंटिटी जैक को अब भी कंट्रोल कर रहा था और किसी कारणवश जैक जाकर राल्फ से कहता है कि वो राल्फ की इन्वेस्टिगेशन में मदद करना चाहता है। एनीवेज, होली शेरियोके सिटी पहुंचती है और वो अपने थियरीज राल्फ, हावर्ड, एलेक्स, जैक, ग्लोरी और जीनी के साथ शेयर करती है। होली सबको प्रूफ के साथ बताती है कि कैसे ये सारे मर्डर्स कनेक्टेड हैं और असल में ये चाइल्ड मर्डर्स एक सुपरनैचुरल एंटिटी कर रहा है, दैट इज एल कुको। होली का ये मानना है कि उनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो इस एंटिटी को कंटेन करके रोके, और उसके लिए उन्हें उस इंसान को कंटेन करके रखना होगा जिसे एल कुको ने टेरी के बाद स्क्रैच किया है। होली के इन थ्योरीज पे कोई भरोसा नहीं करता, स्पेशली ग्लोरी जो कि ऐसे एक्सप्लेनेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। दूसरी तरफ वो एंटिटी जैक को उसके वुंड्स के थ्रू टॉर्चर करने लगता है और वो एंटिटी जैक के पास उसके मॉम के फॉर्म में आकर जैक को बुरी तरह मारने भी लगता है, क्योंकि जैक वाज अनसक्सेसफुल टू स्टॉप होली फ्रॉम शेयरिंग हर फाइंडिंग्स। खैर, होली राल्फ के घर आती है जहां जीनी होली को उस हुडेड आदमी के बारे में बताती है जो कि जीनी को वार्न करने आया था। होली उस जगह को इन्वेस्टिगेट करती है जहां वो हुडेड आदमी खड़ा था और होली को चेयर पे कुछ फिंगरप्रिंट्स और एक अननोन सब्सटेंस मिलता है जो कि ठीक वैसा ही था जैसा पुलिस को बान में मिले कपड़ों पे लगा हुआ था। इसके अलावा होली उन ड्राइंग्स को भी देखती है जिन्हें जीनी ने और उस वैन के चोरी करने वाले लड़के ने बनाया था, और ये सब देखकर होली और जीनी को एल कुको के थ्योरी पर भरोसा होने लगता है। राल्फ जो कि अब तक होली के थ्योरी को नहीं मान रहा था, वो भी अब कुछ हद तक एल कुको के एग्जिस्टेंस को मानने लगता है, स्पेशली आफ्टर डिस्कवरिंग दैट सब्सटेंस ऑन द चेयर। होली का कहना था कि वो एंटिटी शेड कर रहा है, इसीलिए वो सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है। दिस मीन्स दैट वो एंटिटी किसी इंसान के डॉपलगैंगर या फिर हम शक्ल बनने की प्रोसेस में है, और होली को लगता है कि जब तक वो एंटिटी पूरी तरह से अपने नेक्स्ट विक्टिम का शेप ना ले ले तब तक वो एंटिटी वल्नरेबल और कमजोर है, इसीलिए वो एंटिटी किसी और का इस्तेमाल करके अपना काम करवा रहा होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि एल कुको जैक को यूज करके उन लोगों को अपने रास्ते से हटाना चाहता है जो कि उसके लिए थ्रेट बन सकते हैं।
खैर अगली सुबह जैक होली को उसके साथ उस बार्न को विजिट करने के लिए इनवाइट करता है क्योंकि ही सेज दैट ही बिलीव्स होली और उसके पास कोई प्रूफ है। होली जैक के साथ जाने के लिए राजी होती है, पर आधे रास्ते में होली जैक के नेक पर बने वुंड्स को नोटिस करती है और वो टाउन वापस जाने के लिए ट्राई करती है, पर जैक कहता है कि दे शुड कीप ड्राइविंग। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि होली को हीथ के ग्रेव के पास हीथ का कजन मिला था जिसके नेक पर वैसे ही वुंड्स बने थे जैसे जैक के नेक पर बने हुए थे। एंड दिस मीन्स दैट एल कुको जैक से पहले हीथ के कजन को कंट्रोल कर रहा था। आपको याद होगा कि हीथ के कजन ने सुसाइड बाय कॉप का सहारा लिया था एंड दिस सजेस्ट्स दैट वो एल कुको के कंट्रोल से छूटना चाहता था एंड द ओनली वे टू डू इट वाज बाय डेथ। मीनवाइल राल्फ और एलेक परेशान हो जाते हैं क्योंकि ना तो वो होली को कांटेक्ट कर पा रहे थे ना ही जैक को, पर जब वो दोनों जैक के घर जाते हैं तो वहां वो देखते हैं कि जैक का अपार्टमेंट तहस नहस पड़ा हुआ है और चारों तरफ खून लगा हुआ था। जब जैक और होली के फोन को ट्रेस किया जाता है तो उन दोनों की लोकेशन सेम जगह दिखाई जाती है, जिसके बाद एलेक और राल्फ होली को बचाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ होली जैक को ट्रिक करके भागने में सक्सेसफुल हो जाती है और वो जैक को एक गैस स्टेशन के पास छोड़ जाती है। जैक एल कुको के कंट्रोल से निकलने के लिए सुसाइड करना कंसिडर करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और इन सब के बीच ग्लोरी अपने डे टू डे लाइफ और जॉब को हैंडल नहीं कर पाती एंड शी फाइनली डिसाइड्स टू सू एवरीवन, जिसकी वजह से टेरी की मौत हुई। अब आपको याद होगा कि क्लॉड को टेरी के डोपलगैंगर यानी एल कुको ने स्क्रैच किया था और हम देखते हैं कि धीरे धीरे क्लॉड को अजीब महसूस होने लगता है, जिसका कारण क्लॉड नहीं जान पाता। क्लॉड अपना जॉब छोड़कर चेरोकी सिटी से बाहर जाता है टू मीट हिज ब्रदर, और जब होली राल्फ और बाकी इन्वेस्टिगेटर्स के पास वापस आती है तो यूनिस होली को उस वीडियो के बारे में बताता है जिसमें राल्फ ने क्लॉड को स्क्रैच होते हुए देखा था। होली राल्फ पे गुस्सा होती है क्योंकि राल्फ ने होली को इस बारे में नहीं बताया था, जबकि होली ने कहा था कि उन्हें एल कुको को रोकने के लिए उस इंसान को कंटेन करना होगा जिसे एल कुको ने स्क्रैच किया है। होली को अब पूरी तरह एल कुको के एग्जिस्टेंस पर भरोसा हो गया था, स्पेशली आफ्टर नोइंग अबाउट क्लॉड, और इसी दौरान एंडी भी इस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए चेरोकी सिटी आ पहुंचता है। राल्फ अब चाहते हुए भी इस सुपरनैचुरल एंटिटी पे पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाता और दूसरी तरफ उसी रात होली को एक नाइट में आता है जिसमें शी इज किल्ड बाय जैक। तो अगले दिन जैक पुलिस वालों को ट्रिक करके अपने घर से सर्विलियंस टीम को हटवा देता है और वो अपने घर से ढेर सारे वेपन्स लेकर अपनी कार में चला जाता है। मीनवाइल क्लॉड अपने भाई सियाल के पास सेसिल जा पहुंचता है और वहां वो सियाल के घर पे रुक जाता है। क्लॉड के चेरोकी सिटी से जाने से होली परेशान हो जाती है और वो राल्फ, यूनिस और एंडी के साथ मिलकर सेसिल जाती है क्योंकि होली का मानना था कि सिंस एल कुको खुद को क्लॉड का डॉपलगैंगर बनाने की कोशिश में है, तो अगर होली और बाकी सब रियल क्लॉड को प्रोटेक्ट करके उसके साथ रहेंगे तो वो एल कुको के नेक्स्ट मर्डर के बाद ये प्रूव कर पाएंगे कि रियल क्लॉड पूरे वक्त उनके साथ था, विच मीन्स क्लॉड जैसे दिखने वाला कोई आदमी ये मर्डर्स कर रहा है। दूसरी तरफ जैक एल कुको के कंट्रोल के अंदर एक लोकल फिशरमैन को वुड्स में मार देता है और इस फिशरमैन के डेड बॉडी को एल कुको खाता है, जो कि फिलहाल खुद को क्लॉड में ट्रांसफॉर्म कर रहा था। जैक इस फिशरमैन की गाड़ी ले जाता है क्योंकि पुलिस वालों को पता चल गया था कि जैक अपने घर आया था एज हिज कार वाज मिसिंग, और इसके बाद चारों तरफ जैक को ढूंढने के ऑर्डर्स दिए गए थे। खैर क्लॉड के पास पहुंचने से पहले यूनिस सेसिल के पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके क्लॉड को पहले ही कस्टडी में रखने का इंतजाम कर देता है, पर बिना वजह क्लॉड को कस्टडी में रखने से क्लॉड का भाई सियाल गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद उसे भी कस्टडी में रख लिया जाता है। जब हॉली, राल्फ, यूनिस और एंडी सेसिल पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो वो क्लॉड और सियाल दोनों को पुलिस कस्टडी से बाहर निकालते हैं और सभी जाकर सियाल के घर में ठहरते हैं। मीनवाइल एल कुको, जो अब कुछ हद तक क्लॉड जैसा दिखने लगा था, वो एक लोकल केव फेस्टिवल जा पहुंचता है जहां वो एक बच्चे को ल्योर करने की कोशिश करता है टू ईट हिम, पर सही टाइम पे उस बच्चे की बड़ी बहन अपने भाई को एक स्ट्रेंजर के साथ देख लेती है और फिर उस बच्चे के दादाजी एल कुको को फाइट करके वहां से भगा देते हैं। इस इंसिडेंट को कुछ लोगों ने फेस्टिवल में रिकॉर्ड कर लिया था और जब ये वीडियो सेसिल के पुलिस को मिलता है तो उनका पहला शक क्लॉड पे आता है। अगली सुबह सेसिल की पुलिस क्लॉड के पास पहुंचती है, पर राल्फ उन्हें बताता है कि क्लॉड पूरे दिन और पूरी रात उनके साथ ही था। राल्फ और होली फेस्टिवल में रिकॉर्ड किए गए उस वीडियो को देखते हैं जिसमें वो एल कुको को देखते हैं जो कि एक डिफॉर्म्ड क्लॉड जैसा दिख रहा था, और वो श्योर हो जाते हैं कि एल कुको सेसिल के आसपास पहुंच गया है। तभी हार्वर्ड और एलेक भी सेसिल आ जाते हैं और अब वो भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन जाते हैं।
अब क्योंकि हॉली को पता था कि एल कुको लोगों के माइंड में घुसकर उनके थॉट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, तो हॉली सजेस्ट करती है कि रियल क्लॉड को उनके एल कुको को पकड़ने वाले प्लान के बारे में न बताया जाए और इसीलिए क्लॉड को हावर्ड के साथ एज ए डिस्ट्रैक्शन बाहर भेज दिया जाता है। राल्फ उस बच्चे को इंटरव्यू करता है जिसे एल कुको ल्योर करके खाने के लिए ले जा रहा था और उस बच्चे से राल्फ को बियर केव के बारे में पता चलता है जहां एल कुको उस बच्चे को ले जाना चाहता था। उस बच्चे के दादाजी ये भी बताते हैं कि उन्हें उस आदमी का चेहरा बहुत अजीब लगा, मानो जैसे उसका चेहरा असल में एक मास्क हो, क्योंकि उसकी आईज बहुत अजीब थी। खैर, यहाँ हम व्यूअर्स एक पैरेलल स्टोरी देखते हैं जहाँ एक आदमी अपने दोनों बेटों को एक केव में, जिसका नाम बियर केव होता है, वहाँ ढूंढ रहा होता है और हमें ये रिवील किया जाता है कि असल में ये स्टोरी 70 साल पहले की है, यानी 1947 की है। जब वो आदमी अपने बेटों को नहीं ढूंढ पाता तो वो अपने कुछ साथियों को लेकर केव में जाता है, पर केव में जोर से चिल्लाने के कारण केव कोलैप्स हो जाती है, जिसमें उन बच्चों के साथ साथ सर्च पार्टी के लोग भी केव में फंस जाते हैं। इस सर्च पार्टी में क्लॉड और सियाल के कुछ एंसेस्टर्स भी थे जो कि केव में ट्रैप होकर स्टार्वेशन के कारण मारे गए थे। अब क्योंकि इस बियर केव की हिस्ट्री इतनी ट्रैजिक है तो होली का मानना था कि एल कुको इसी केव में ही छुपा हुआ है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि एल कुको अपने विक्टिम्स के पेन और सफरिंग को फीड करता है, विच इज वाई ही लिव्ड अराउंड द ग्रेव्स ऑफ हिज अर्लियर विक्टिम्स टेरी एंड हीथ। एनीवेज, शेरोके सिटी में हेज नाम के एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को यह रिपोर्ट मिलता है कि एक और यंग लड़के को वैसे ही मारा गया है जैसे फ्रैंकी को मारा गया था, विच कंफ्यूजेज हिम क्योंकि हेज को एल कुको के बारे में कुछ नहीं पता था एंड ही वाज श्योर दैट टेरी वाज ए चाइल्ड मर्डरर। खैर, सेसिल में राल्फ, हॉली, यूनिस, एलेक और एंडी बियर केव के पास पहुंचते हैं और दूसरी तरफ सियाल रेकलेसली क्लॉड को हॉली के केव जाने के प्लान के बारे में बता देता है और सियाल के ऐसा करते ही एल कुको को हॉली और बाकी इन्वेस्टिगेटर्स के प्लान के बारे में पता चल जाता है। एल कुको जैक को उसका प्रोटेक्शन करने के लिए फोर्स करता है और जैक अपने वेपन्स के साथ केव के एंट्रेंस के पास हॉली और सब के आने का वेट करता है। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि जैक एक ट्रेंड शूटर था जो कि कभी मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता था, तो हिज शूटिंग स्किल्स वर ग्रेट और जब वो केव के पास हॉली, रैल्फ, यूनिस, एलेक और एंडी को देखता है तो वो उन पर गोली बरसाना शुरू कर देता है। एक गोली एलेक के सर पे लगती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी हावर्ड, सियाल और क्लॉड भी बियर केव के पास पहुंचते हैं और सियाल जैक के तरफ बढ़कर उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर सियाल खुद मारा जाता है। एंडी बैकअप बुलाने के लिए कार में जाने की कोशिश करता है, पर कार में घुसने के बाद जैक अपने मिलिट्री राइफल से एंडी को शूट करके मार देता है और बाद में कार के पेट्रोल टैंक को भी शूट कर देता है, जिससे पेट्रोल लीक होने लगता है। हावर्ड कार से एंडी को निकालने की कोशिश करता है, पर तभी जैक कार की तरफ फिर से शूट करता है, जिससे कार ब्लास्ट हो जाता है और कार के साथ साथ एंडी की बॉडी और हावर्ड भी इस ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब एल कुको, जो कि पूरे टाइम जैक को कंट्रोल कर रहा था, वो जैक को होली को मारने के लिए फोर्स करता है और होली भी जैक के सामने आती है एज इफ टू चैलेंज जैक। लेकिन तभी जैक का कॉन्साइंस फाइनली रियलाइज करता है और जैक खुद को एक रैटल स्नेक से काटे जाने के लिए अलाउ कर देता है। जैक फिर नीचे आता है और सबसे कहता है कि उन्हें उस एंटिटी को मारना होगा और ये कहकर जैक खुद को राइफल से शूट कर देता है। राल्फ और हॉली अब केव के अंदर घुस जाते हैं जहां उन्हें एल कुको मिलता है और एल कुको हॉली से पूछता है कि वो उसके एग्जिस्टेंस को इतना इजीली कैसे मान लिए। एल कुको यहाँ ये भी बताता है कि वो बच्चों को इसीलिए फीड करता था क्योंकि दे टेस्टेड द बेस्ट, और तभी वहाँ क्लॉड आ जाता है जो कि एल कुको को शूट कर देता है, पर शूट करने से केव कोलैप्स होने लगता है जिसमें एक रॉक एल कुको को स्टैब कर देता है और क्लॉड भी केव में उन रॉक के अंदर फंस जाता है। राल्फ और हॉली केव से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद फिर आकर क्लॉड को वहां से निकाल कर ले जाते हैं, जो फॉर्चुनेटली जिंदा था। पर वापस जाते समय राल्फ को ओली के और अपने डेड सन के विजन्स आते हैं, जिससे राल्फ समझ जाता है कि एल कुको को मारना आसान नहीं है, क्योंकि अब भी एल कुको राल्फ के माइंड को मैनिपुलेट करने में सक्सेसफुल था। राल्फ एल कुको के बॉडी के पास वापस आता है और वो देखता है कि एल कुको खुद को डिफरेंट लोगों में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। राल्फ एक बड़े से पत्थर से एल कुको के सर को क्रश कर देता है और फिर उस केव से बाहर निकल जाता है। मीनवाइल सभी बचे हुए इन्वेस्टिगेटर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें एल कुको के एग्जिस्टेंस को सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि कोई भी उनके बातों का विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए यूनिस हेज को फोन करके ये रिपोर्ट करता है कि जैक ने उन पर अटैक करके उनके कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को मार दिया है और फ्रैंकी को मारने वाला इंसान असल में अब भी इस दुनिया में आज़ाद है।
जीनी और ग्लोरी भी इस स्टोरी को सपोर्ट करते हैं ताकि अगर उन्हें टेस्टिमनी के लिए बुलाया जाए तो कोई भी एल कुको के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। हेज भी एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में टेरी का नाम क्लियर कर देते हैं और फ्रैंकी के मर्डर केस को फिर से रीओपन किया जाता है। मिड क्रेडिट सीन में हम होली को देखते हैं जो कि अपने घर आ गई है, पर जब वो बाथरूम में होती है तो अचानक उसे जैक का विजन आता है। होली डर जाती है और देखती है कि कहीं उसके नेक पे कोई वुंड्स तो नहीं है, और जब वो देखती है कि शी हैज़ नो वुंड्स तो वो रिलैक्स हो जाती है। होली अपना लैपटॉप खोलकर चिड़ियों सिटी से रिलेटेड न्यूज़ देखती है और वो म्यूज़िक सुनने लगती है। एंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम व्यूअर्स देखते हैं कि होली के आर्म पे एक स्क्रैच बना हुआ है जिसके बारे में होली को कोई आइडिया नहीं है। सीरीज़ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द आउटसाइडर शो की ब्रीफ कहानी, और अब मैं आपको इस शो से रिलेटेड कुछ थियरीज़ के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल ये कि आखिर मिड क्रेडिट सीन का मतलब क्या था। तो आई थिंक दैट होली इज़ पॉसिबली इन्फेक्टेड। अब एल कुको ने होली को कब स्क्रैच किया ये सीरीज़ में कहीं भी क्लियर नहीं है, पर होली के बिहेवियर टुवर्ड्स द एंड डेफिनेटली अजीब होने लगा था। जैसे कि केव में जाने से पहले जब राल्फ होली को कहता है कि एल कुको को पकड़ने के बाद वो फाइनली टेरी को इनोसेंट प्रूव कर पाएगा, तो होली राल्फ से पूछती है कि टेरी कौन है। एंड दिस वाज वेरी वियर्ड क्योंकि होली को टेरी के केस के लिए ही रिक्रूट किया गया था। अब यहाँ कुछ लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि होली थक चुकी थी और वो अब इस पूरे केस को पीछे छोड़ना चाहती थी, पर मिड क्रेडिट सीन इस बात को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि होली वाज चेकिंग आउट द न्यूज़ अबाउट चिड़ियों सिटी। और सबसे वियर्ड बात ये है कि होली म्यूजिक सुन रही थी, जबकि होली ने एंडी को उनके डेट में ये बताया था कि होली को म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है। इतना ही नहीं, अगर आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि होली अपने हेयर को रिवर्स वे में ट्रोल कर रही है, विच इज अगेंस्ट द रूल ऑफ फिजिक्स। तो आई थिंक होली को कुछ तो हुआ है और इसका सही आंसर हमें सीजन 2 में मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए सोचता हूँ क्योंकि केव में भी होली और एल कुको के बातों से पता चलता है कि एल कुको इज नॉट द ओनली सुपरनैचुरल एंटिटी, यानी कि ऐसे और भी कई एंटिटीज हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब मेरा मानना है कि ऐसी ही कोई और एंटिटी है जिसने उस बच्चे को मारा होगा जिसका रिपोर्ट हेज को आया था, क्योंकि तब तो एल कुको सेसिल में था। अब कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि वाई होली। तो मैं आपको बता दूं कि होली वॉज एक्सट्रीमली गिफ्टेड, यानी कि उसकी IQ हाई थी और वो चीज़ों को देख कर ही उनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता सकती थी। होली अपने बचपन में अपनी इसी इंटेलिजेंस के कारण दूसरे बच्चों से घुल मिल नहीं पाती थी, एंड शी वॉज एन आउटसाइडर जस्ट लाइक एल कुको हु वॉज एन आउटसाइडर फॉर द ह्यूमन वर्ल्ड। सो मे बी होली जैसे गिफ्टेड इंडिविजुअल को अगर कोई सुपरनैचुरल एंटिटी कंट्रोल या इन्फेक्ट करेगा तो उस एंटिटी के पावर्स और भी बढ़ जाएंगे। अब दूसरा सवाल ये कि आखिर एल कुको कौन है, और असल में इन्हें यूज करके लोग यूजुअली बच्चों को डराते थे ताकि वो मिसबिहेव ना करें। एल कुको के ऊपर ढेर सारे रीजनल पोएम्स हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। असल में इस मिथ के हिसाब से एल कुको उन बच्चों को खा जाता है जो कि मिसबिहेव करते हैं, और इन स्टोरीज में एल कुको के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। द आउटसाइडर में एल कुको अपने विक्टिम्स को स्क्रैच करके उनके DNA को रेप्लिकेट करता है और बाद में अपने विक्टिम्स का डॉपलगैंगर यानी जुड़वा बन जाता है। इसके बाद वो अपने विक्टिम के टाउन या फिर सिटी में आकर बच्चों को खाने लगता है। अब शो में एल कुको एनिमल्स और एडल्ट्स को भी खाता है, पर जैसा कि एल कुको ने होली को बताया था कि बच्चे सबसे अच्छा टेस्ट करते हैं क्योंकि वो रिलेटिवली हेल्दी होते हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक सीन में जब एल कुको जैक के मारे हुए फिशरमैन को खाता है तो वो फिर से खाने की जिद करता है एज द फिशरमैन हैड कैंसर। यूजुअली एडल्ट्स में बीमारी वगैरह ज़्यादा होते हैं तो एल कुको को बच्चों का मीट ज़्यादा पसंद था। इतना ही नहीं, एल कुको लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट कर सकता था थ्रू ड्रीम्स एंड विजन्स, और थ्रू आउट द शो एल कुको अपने इस पावर का इस्तेमाल बखूबी करता रहता है। हमने शो में क्लियरली देखा कि एल कुको जैसा रैल्फ, जीनी, हॉली, जैक को या तो विजन्स दिखाता था या फिर मैनिपुलेट कर पाता है, और बेसिकली वो ऐसे मैनिपुलेशंस करके खुद के सर्वाइवल को इंश्योर करना चाहता है ताकि कोई उस तक ना पहुंच सके, स्पेशली व्हेन ही वाज ड्यूरिंग हिज मिड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा एल कुको लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट करके अपने विक्टिम्स के फैमिली को भी सुसाइड करने या फिर रिवेंज किलिंग करने के लिए उकसाता है, क्योंकि उनके पेन और ग्रीफ को फीड करके एल कुको को पावर
पर मिलता है। अब कुछ लोग यहाँ पूछ सकते हैं कि क्या एल कुको फाइनली मारा गया बाय राल्फ इन द केव? तो आई थिंक एल कुको की बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है, पर वो अब भी एक एथेरियल फॉर्म में है जो कि अब भी लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है, लाइक हॉली इन द मिड क्रेडिट सीन जिसे जैक का विजन आता है। ऐसा मैं इसलिए सोचता हूँ क्योंकि एल कुको ने जैक को उस बांध में पहली बार छूकर वो वुंड्स दिए थे तो वो एक इनविजिबल एंटिटी के फॉर्म में था, विच मीन्स कि एल कुको एक इंडिविजुअल स्पिरिट लाइक फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब एक और सवाल यह है कि शो में हीथ का कजन हीथ के घर जाकर उसका बेड क्यों बनाता है, हीथ के ग्रेव पर फ्लावर्स क्यों रखता है और फिर वो खुद को सुसाइड बाय कॉप के थ्रू क्यों मरवा देता है? तो इसका आंसर ये है कि हीथ का कजन गिल्टी फील कर रहा था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने एल कुको के मैनिपुलेशन के अंदर उन दोनों बच्चियों को लेकर एल कुको के हवाले किया था जिनके मर्डर के चार्जेस पर हीथ को अरेस्ट किया गया। हीथ का कजन अपने गिल्ट के कारण और खुद को एल कुको के चंगुल से बाहर निकालने के लिए ही सुसाइड बाय कॉप का रास्ता अपनाता है। दिस ब्रिंग्स अस बैक टू जैक जिसे भी एल कुको ने मैनिपुलेट किया था, और यहाँ एक इंटरेस्टिंग नोट करने वाली बात है जो हमें एपिसोड 5 में देखने को मिलती है। पिछले एपिसोड्स में हमने जिस जैक को देखा था उसके लॉन्ग साइड बर्न्स थे, पर जिस जैक को हमने इस एपिसोड में तमिका के पार्टी में देखा था उसके शॉर्ट साइड बर्न्स थे। तो इट माइट बी पॉसिबल कि एल कुको के पास और भी पावर्स हैं जिन्हें यूज करके वो खुद को उन लोगों में भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है जिन्हें वो कंट्रोल कर रहा हो। ये एक माइन्यूट डिटेल है पर इट्स पॉसिबल क्योंकि जैक का बिहेवियर जो पिछले एपिसोड्स में काफ़ी अजीब और रैश था वो अचानक से तमिका के घर काम बन जाता है। इतना ही नहीं, ये जैक तमिका के बेबी को भी नहीं पकड़ना चाहता क्योंकि मे बी आइदर वो उस बच्चे को छूकर उसे जैक जैसे वुंड्स नहीं देना चाहता विच माइट रिवील हिम, या फिर बेबी के पास आने से वो अपने एपेटाइट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा विच कैन ऑल्सो रिवील हिम। मैं ऐसा इसलिए मानता हूँ क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद ही तमिका को एक विजन या नाइटमेयर आता है जिसमें एक हुडेड आदमी उसके बच्चे को कहीं ले जा रहा था। तो आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो जैक तमिका के घर आया था वो जैक नहीं बल्कि एल कुको था। एक और सीन जो इस थ्योरी को सपोर्ट करता है वो केव वाला सीन है जब एल कुको राल्फ के सामने खुद को डिफरेंट लोगों में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है, और इससे हमें यह पता चलता है कि एल कुको के पास कुछ ऐसे पावर्स भी हैं जिन्हें हमें शो में पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। नाउ इस थियोरी में मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो इसके बारे में हमें मे बी सीजन 2 में ही पता चलेगा। अब इस शो में ग्रीफ एक मेजर थीम है और मोस्ट ऑफ द मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी इसके इर्द गिर्द घूमती है। जैसे हॉली का बचपन काफ़ी सैड और लोनली था जहाँ उसे अपने फैमिली में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली थी, और हॉली को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया गया था टू अंडरस्टैंड हर माइंड। राल्फ और जीनी भी अपने बेटे के डेथ के बाद से टूट गए थे, और फ्रैंकी के केस से राल्फ एक तरह से ऑब्सेस्ड हो गया था, विच इज़ वाई लीव पर भी वो उसके केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। इन सारे कैरेक्टर्स के ग्रीफ से एल कुको को फायदा होता था क्योंकि एज वी नो एल कुको लोगों के ग्रीफ और पेन पे फीड करता था। तो दोस्तों ये थे मेरी कुछ थियरीज ऑन द शो द आउटसाइडर, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये थियरीज पसंद आई होंगी। अब इस शो में डाइसेक्ट करने के लिए और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें कवर किया तो ये वीडियो 2-3 घंटे लंबी हो जाएंगी, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। रही बात रिकमेंडेशन की, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस शो को एक बार जरूर देखें, स्पेशली इफ यू आर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव थ्रिलर्स विथ सुपरनैचुरल ट्विस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।